नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो बर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें और व्यस्त रहें। बात करने जा रहे हैं दोस्तों सावधानियों की कि इस 4 महीने के गोचर में क्या सावधानियां मकर राशि वालों को बरत के चलना है, जो कि आपके आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को आपके लिए उज्जवल बना दे। यूं तो मकर राशि वाले जातक बहुत समझदार और वजनदार और कर्मठ व्यक्ति होते हैं। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और मंगल तीनों प्लैनेट की कॉम्बिनेशन इनकी राशि में देखने को मिलता है। तीनों नक्षत्रों का संयोग होता है, चाहे धनिष्ठा नक्षत्र हो मंगल का, श्रवण नक्षत्र हो चंद्रमा का, या फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो सूर्य का। तो ये तीनों नक्षत्रों की एनर्जी इनको पावरफुल बनाती है, ऊर्जावान बनाती है, इनको ज्ञानवान बनाती है और कर्मठ बनाती है, दयालु भी बनाती है, कृपालु भी बनाती है। पर कहीं न कहीं भाव की अधिकता की वजह से कई बार ऐसी मूर्खता कर जाते हैं कि अपनी जेब खाली करके और दूसरों की जेब भर देते हैं और खुद रोड पर आके खड़े हो जाते हैं। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, कुछ मैं ऐसी सावधानियां आपको बताने जा रहा हूं। वो सावधानियां आपको इस गोचर में बरतना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खासतौर से ये 4 महीने की मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि नवंबर लास्ट तक शनि महाराज वक्री हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु भी 2nd हाउस में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन के घर में बैठकर राहु वहां से अपनी 5वीं दृष्टि 6वें घर पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि 8वें घर पर डाल रहे हैं और 9वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं। तो क्या सावधानियां आपको इस गोचर में बरतना है, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। दोस्तों, पेन लेकर और कॉपी लेकर इनको नोट जरूर कर लें, ये आपके लिए बहुत काम आने वाली है। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। मैं ये तो नहीं जानता दोस्तों कि 7.5 ईसा में आपने कितना नुकसान झेला, पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वो जीवन के ऐसे ऐसे अनुभव आप लोगों को हुए होंगे जो कि जीवन प्रयत्न आपने कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे झटके आपको लगे होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। ऐसी घटनाएं घटी आपके साथ तो घटी होंगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, और आप ये सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि हमने तो किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा किया ही नहीं, ये हमारे साथ क्या हो गया। तो मैं उसी का रीजन बताता हूँ, क्या कारण है, क्या असावधानियां आपने बरती इस शनि के 7.5 ईसा में, जिसकी मार आप अब तक झेल रहे हो। अभी भी आप शनि के 7.5 ईसा के प्रभाव से बाहर निकलकर पूरी तरह से नहीं आ पाए, क्योंकि अभी भी शनि महाराज वक्री होकर के जो है कुंभ में अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप पर भी प्रभाव आ रहा है। तो पहला पॉइंट, पहली सावधानी हमको क्या बरतना है दोस्तों? पहली सावधानी हमको ये बरतना है कि हमको अपनी जमा पूंजी को किसी दूसरे की सलाह पर कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, जब तक कि आपका खुद का विवेक अलाउ ना करे। क्योंकि राहु महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको ऐसे ऐसे सलाहकार आएंगे आपको सलाह देने के लिए, और आपके मन में भी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि रातों रात करोड़पति बन जाए। और कहीं आपने ये सावधानी नहीं बरती, अपना स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप ये तय मान के चलना कि आपका जो अपना जमा धन है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ आप ऊपर से कर्ज में और आ जाएंगे और यहाँ से निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए पहली सावधानी, अपनी जमा पूंजी को, अपने जमा धन को, चाहे वो पीपीएफ के रूप में हो, पीएफ के रूप में हो, सेविंग में हो, एफडी में हो, या फिर सोना या चांदी के रूप में, आपको इस पैसे का इस्तेमाल किसी नए अगर उद्योग में लगा रहे हैं, किसी नई चीज में लगा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर लगाना है और धीरे धीरे लगाना है। पहली सावधानी। अदरवाइज आपका जो भी जमा धन है, सालों की कमाई हुई मेहनत है। वैसे तो शनि महाराज महाराज 7.5 ईसा में आपसे सब झटकी ले गए होंगे, फिर भी अब जो कुछ रह गया है, बच गया है, उसको बचा के रखना। कुटुंब में, परिवार में भी आप यदि किसी के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो मित्रों बिना एग्रीमेंट के मत करना, चाहे वो आपके पिता भी क्यों ना हो। मेरी बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही होगी, अजीब सी लग रही होगी कि मैं आपको भड़का रहा हूं या बरगला रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये इतना कटु सत्य है, कलयुग का इतना कटु सत्य है, मैं आपसे कह नहीं सकता। मेरे पास इतनी कुंडलियां आती हैं, इतने प्रश्न आते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई लुटा होता है, तो वो अपने नियर डियर से। मुझे खुद कहने में अच्छा नहीं लगता ये सब, क्योंकि ये बातें कहने सुनने में ऐसा लगता है कि हम किसी के परिवार को तोड़ने की बात कर रहे हैं, या हम किसी के जो करीबी संबंध हैं उनको खराब करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये उतना ही सच है जितना सच कि सूर्य पूरब से होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ये उतना ही सच है। तो मेरी आपको जो दूसरा परामर्श है वो क्या है कि आप कोई भी व्यापार करें, किसी के भी साथ करें, घर परिवार के साथ करें, पिता के साथ करें, भाई के साथ करें, बीवी के साथ करें, बच्चों के साथ करें, प्लीज 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 एग्रीमेंट साइन करके जरूर करें। यदि किसी परिवार के सदस्य का मकान, भवन, हॉल, शोरूम किराए पर ले रहे हैं, तो बाकायदा किरायानामा आप साइन कराइए, आप बाकायदा लीज साइन करिए, अदरवाइज मामला खराब हो जाएगा। मत कहना कि ये क्या हो गया, बताया नहीं, आप तो वीडियो बनाते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये क्या हो गया, ये तो गुरुजी आपने बताया ही नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से और सचेत कर रहा हूं कि आप बिना लिखा पढ़ी के कोई भी सौदा ना करें। दूसरी सावधानी। तीसरी सावधानी, जब तक आपका कोई नया धंधा सेट नहीं हो जाता, तब तक पुराने धंधे को बंद नहीं करना है। जब तक कोई नई नौकरी नहीं लग जाती, पुरानी नौकरी नहीं छोड़ना है। यदि आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं तो नौकरी छोड़ूंगा और व्यापार करूंगा, या मेरा ये व्यापार जो चल रहा है इसमें मुझे लॉस हो रहा है, मैं तो नया व्यापार करूंगा, तो मेरा आपसे आग्रह है कि जब तक नए व्यापार की नींव न डाल लो, उसकी जड़ें न जमा लो, तब तक पुराने व्यापार को मत छोड़ना। जिस स्थान से बैठकर आप व्यापार कर रहे हैं, उस स्थान को यदि आप परिवर्तित कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में आएंगे ऐसे विचार कि दुकान यहाँ नहीं चल रही, हम दूसरी जगह जाकर इस दुकान को खोलते हैं, ये काम नहीं चल रहा है, हम ये वाला काम करते हैं। तो इसको बंद मत करना जब तक कि वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो जाता, अदरवाइज आप फंस जाओगे। क्योंकि गुरु का पुनर्वसु में गोचर है, गुरु महाराज का भी कहीं ना कहीं, और पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु महाराज जब गोचर करते करते हैं, तो इस तरह के सरकम ट्रांसेस बनते बनते हैं। ठीक है ना। और आपके जो छठवा घर है वहां से गुरु गोचर कर रहे हैं। ठीक है।
तो छठवें घर से गुरु गोचर कर रहे हैं, तो ये और खतरनाक वाला हाउस है। आधी एनर्जी तो गुरु की यहीं वेस्ट हो जाती है। कई लीगल के मामले जबरदस्ती के आप लड़ने लग जाओगे, जिनमें कोई लेना देना नहीं, छोटे छोटे मामले बेवजह के आ जाएंगे लीगल के। उस लीगल से बचने के लिए मैंने आपको बताया कि आप एग्रीमेंट करके काम करें। और दूसरा मैंने बताया कि आप जो है एक नौकरी जब छोड़ें, जब दूसरा ऑफर लेटर ले लें, या वहां ज्वाइनिंग जब तक नहीं कर लेते। नहीं तो कई बार सिचुएशन 7.5 से भी खतरनाक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं अपन अपने चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि किसी की जमानत आपको नहीं देना है, किसी भी कीमत, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही हो, आपको जमानत नहीं भरना है। यदि आपने इस ड्यूरेशन में जमानत भर दी, तो आप यकीन मान के चलना कि आप फंसोगे। अगर कोई कर्ज ले रहा है और आप जमानतदार बन गए, आने वाले टाइम में कर्ज आपको भरना पड़ेगा। अगर कोई अंदर है और आप जमानत भर के उसको बाहर निकाल रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि कल के दिन वारंट आप पे जारी ना हो जाए। तो किसी का जमानतदार नहीं बनना है। चौथी चीज हो गई। अब लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये है कि यदि आप घर से दूर कहीं जाके सेटल होना चाहते हो, और यदि आपका जॉब है या व्यापार है, वो आपको लग रहा है कि बच्चों को ले जाके वहां व्यवस्थित कर लूं और सेटल कर लूं, तो वो डिसीजन अभी थोड़ा सा आप पेंडिंग कर देना। पहले आप वहां जाके स्वयं रह के देखना, वहां के माहौल को समझना। यदि वो माहौल आपको सूट करता है, तभी आप बच्चों को लेके वहां जाना। क्योंकि जो सेटलमेंट हाउस है ना आपका, वो कहीं ना कहीं इस समय प्रभावित है। ये मंगल की साल है। हम्म, और आपका 4th हाउस के जो मालिक हैं वो मंगल देव हैं। आपके जो 11th हाउस के मालिक हैं वो भी मंगल देव है। और मंगल की साल है, और मंगल का जो गोचर है, अभी अभी 45 दिन का जो गोचर है, वो आपके कर्म भाव से होने जा रहा है। तो ऐसी चांसेस आएंगे, आपके ट्रांसफर होंगे, आपसे कहा जाएगा, आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप जाइए फैमिली के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। आपको एकोमोडेशन भी दिया जाएगा कि आप यहाँ से चले जाइए और वहां जाके एकोमोडेशन लीजिए। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें अभी, और दिसंबर तक ऐसे डिसीजन ना लें। पहले खुद जाइए, खुद जाके रह के देखिए, करके देखिए। हाँ, आपको कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बाद फिर आप ये डिसीजन लेना। उसके बाद आप जो है अपने बच्चों को शिफ्ट करना। क्योंकि ये जो वर्तमान गोचर है, ये अभी पूरी तरह से आपके लिए सेटलमेंट वाला नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं वो 7.5 ईसा का दुष्प्रभाव बचा हुआ है। ये जब तक शनि महाराज वक्री से चाल से अपनी नॉर्मल चाल में नहीं आ जाते, तब तक जो है आपको, क्योंकि होता क्या है कि आपकी कुंडली में जो सपोर्टर है आपका, वही अगर व्यवस्थित नहीं है, वो इधर से उधर भाग रहा है, तो आपको सपोर्ट कौन करेगा? लग्नेश है या राशि का जो स्वामी है वही स्थिर नहीं है, वही स्ट्रांग नहीं है, तो इसी समय अगर आपकी दशा महादशा अंतरदशा भी अपोजिट प्लानिट की आ गई, तब तो और मुश्किल हो जाता है। बकाया वैसे ये गोचर तुलनात्मक रूप से आपके लिए बेनिफिशियल है। जो पिछले समय से चला आ रहा था, आपने जो लॉसेस झेले, जो परेशानियां झेली, जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया था आपका, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कवर होगा। ये रिकवरी तो होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो मैंने 5 आपको सावधानियां बरतन बताई हैं,
इसका दोस्तों विशेष ख्याल रखना है और पूजा पाठ करते रहना है। आपकी जिस भगवान में श्रद्धा है, यदि शिव जी को मानते हैं तो शिव जी की सेवा करिए, हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की सेवा करिए, विष्णु भगवान को मानते हैं विष्णु भगवान की सेवा करिए। जैसी आपकी आस्था है उस हिसाब से करिए, जप से, तप से, नाम से, जैसे आपको आसान लगता है, यज्ञ से, जो तरीके आपको उचित लगते हैं कि मैं इस तरीके से अपने इष्ट की पूजा करूंगा, वैसे करें। उम्मीद करता हूं ये जो 5 पॉइंट हैं इनको आप ध्यान रखकर आने वाले जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने का जीवन अपना बिताओगे दोस्तों, तो निश्चित तौर से ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप तक मैं पहुंचाने में सफल रहा हूँ। फिर भी यदि कोई आपको ऐसा लगता है तो वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।